गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्लास। राहुल कह रहे हैं कि कंप्यूटर सर छुट्टी पर हैं क्या, क्लास नहीं चल रही है। मैं बोलती हूँ एक बार, हो सकता है हूँ, घर में सभी ह्यूमंस हैं, कभी कभी सबके साथ कुछ कुछ चलता रहता है। बट वो हो जाता है कि बाकी क्लासेस हो रही हैं, कोई एक टीचर हो सकता है एबसेंट हो, तो एक बार मैं पता करा लेती हूँ, है ना। हाउस योर हेल्थ? हेल्थ इज वेरी गुड, फीलिंग वे बेटर। नहीं तो कई दिन पिछले हफ्ते थोड़े से खराब थे ही। हाँ, क्या हुआ देव? कैसे कर दिया ट्रीट? कहाँ ट्रीट में कमी लगी भाई? आपकी टैग टीम बहुत खराब है। अच्छा यार, एक्चुअली लोग बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो टैग में कभी कभी होता है इस तरह। मैं एक बार देख लेती हूँ, पूरा कमेंट पढ़ नहीं पाई हूँ। ऑफर अमाउंट कम करा दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं। यार ऑफर अमाउंट ऑलरेडी बहुत कम है, आप सोचो ना कितने टीचर्स हैं उसमें। और ये जो पूरा, कितनी आप जो कितनी बार जो क्लासेस देख पाते हैं, टैग टीम बहुत खराब है, ना ही कभी कॉल रिसीव करते हैं और ना ही कभी मैसेज का आंसर देती है। चलो मैं बोलती हूँ इस पे क्या किया जा सकता है। देखो वो ना, ऑनलाइन में क्योंकि लाखों लोग होते हैं, थोड़े बहुत नहीं होते, तो थोड़ी समस्या हो जाती है सब तक पहुंचने में। उस पे लगातार हम काम करते रहते हैं। आज में पहला क्लास है। अच्छा जी, ठीक है। सृष्टि, टोटली अप टू यू। ले सकते हो पल्लवी। गले में क्या हो गया भाई? नहीं नहीं, पंकज, वो मैंने एक्स्ट्रा में डलवा दिया था ये बार, इसमें प्याजी और वाइगॉट्स की आई थिंक, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 बजे वाली क्लास क्यों नहीं हुई? यार मैं आज ही मुंबई से आई हूँ, मैं 2 दिन के लिए मुंबई थी, तो आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली। और ये टॉपिक आपका खत्म कराना ही था, कल से कर देंगे उसको कंटिन्यू। मॉक में 60 से 65 नहीं बढ़ रहे हैं मार्क्स, बढ़ जाएंगे दिव्यांशी। थोड़ा देखो किस एरिया में दिक्कत है। चले शुरू करें आज की कहानी। देखिएगा, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे किसकी, ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की। उसके बाद हमें शुरू करना था आपका ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को हम सोशल पर्सनल डेटा रिकॉर्ड भी कहते हैं। बच्चे का कैसा, किसके साथ बिहेवियर है, वो सब भी इसमें मिल जाता है आपको। ये डॉक्यूमेंट है जिसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है एक व्यक्ति के बारे में, कलेक्टिवली रिकॉर्डेड चीजें होती हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में उसका हेल्थ, उसका ब्लड ग्रुप, उसकी फैमिली हिस्ट्री, सारी चीजें बेस जो भी जरूरी है बच्चे के बारे में, वो यहाँ क्यूमुलेट करके रखी जाती है, संचय करके रखी जाती है। एक क्लास से दूसरी क्लास में भी जाएगा तो भी ये डेटा टीचर जो है देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन हिस्ट्री, अचीवमेंट्स, अटेंडेंस एंड हेल्थ, कि बच्चा कैसा करता आया है, एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, हो सकता है वो बहुत अच्छा हो किसी सब्जेक्ट में, टॉप करता हो, कुछ और चीज हो, ठीक है ना। अचीवमेंट्स क्या है उसकी, किसी मान लीजिए मैथ्स ओलंपियाड में कोई मेडल लेके आया था, या स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा है, अटेंडेंस कितनी रहती है, हेल्थ, ये सारा डेटा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के माध्यम से टीचर के पास आ जाता है एक फाइल में। यह शैक्षिक इतिहास, उपलब्धियों, उपस्थिति और स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है कि बच्चों को कोई डिजीज है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, एज क्या है, और कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री है जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो वो वहां मेंशन्ड होती है। कि मान लीजिए बच्चा जो है सिंगल पेरेंट चाइल्ड है ना, पिताजी नहीं है या माताजी नहीं है, या सेपरेटेड है या डिवोर्स्ड है, वॉट एवर, तो जो भी जरूरी है, जो बच्चे के जीवन को इम्पैक्ट करेगा, वो सारी जानकारी आपके पास यहाँ होती है। बात सही है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यानी उपाख्यात्मक रिकॉर्ड, ये क्या है? इट इज अ डायरी रिटर्न अबाउट इवेंट्स एंड हिस्ट्री। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं या तो, या फिर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक, कि ये एक डायरी है। जैसे स्कूल डायरी नहीं होती, उसमें लाइंस होती हैं कि अच्छा, टीचर भी जरा सा कुछ होता है कह देती है तुम्हारी डायरी में रिमार्क्स दूंगी, तो ये वही वाले रिमार्क्स हैं, है ना। ये वही वाले रिमार्क्स हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स या उपाख्यात्मक रिकॉर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, तो इट इज अ डायरी रिटन अबाउट इवेंट्स एंड हिस्ट्री। तो ये घटनाओं और वृत्तांतों के बारे में, एज इट इज, जो जिस दिन हुआ है कि आपका बच्चा टिफिन नहीं लाया था, दूसरे बच्चे से झगड़ रहा था, काम पूरा नहीं है, ये कॉपी नहीं है, वो पेंसिल नहीं है, वॉट एवर, जो भी उस दिन घटना, और किसी को पीट दिया, किसी की मदद कर दी, वॉट एवर, वो सब जो है आपका यहाँ रिटर्न होता है एज इट इज। इसमें कोई भी बढ़ा चढ़ा के टीचर अपनी मर्जी से नहीं लिखता, जो हुआ है वही लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब ओके है, ठीक है। इट इज अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। यह शिक्षक द्वारा तैयार किया गया एक संचयी रिकॉर्ड है, क्यूमुलेट किया जाता है ना। इसमें भी लिखा तो जाता ही है। रिमार्क्स बेस्ड ऑन डेली सुपरविजन ऑफ अ प्यूपिल, छात्र के दैनिक पर्यवेक्षण, यानी डेली जो सुपरवाइज कर रहे हैं छात्र को बच्चे, उसके बेसिस पे टिप्पणियां जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होती हैं, कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये हुआ। जो बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वही बात है कि रिमार्क्स दिए जाते हैं डेली सुपरविजन के बेसिस पे, कि आज बच्चे ने किसी से झगड़ा कर लिया, डायरी नहीं लाया, काम पूरा नहीं किया, ये सब्जेक्ट, वो कॉपी, ये पेन, वॉट एवर, है ना।
ये सब जो जो हुआ है वो लिखा जाता है एज इट इज, वृत्तांत, एनेक्डोट, घटनाओं के आधार पे जो भी स्पेसिफिक कुछ अलग हुआ है वो लिखा जाएगा, नीडेड है अगर रिमार्क देना तो। इट इज एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्यूपिल्स बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑब्जर्व बाय हिज और हर टीचर। यह एक छात्र के द्वारा उसके जो व्यवहार है और उसके शिक्षक द्वारा जो देखा गया उसका व्यक्तित्व का एक वस्तुनिष्ठ विवरण है। ध्यान रखिएगा कैसा विवरण है, वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है। ऑब्जेक्टिव एक होता है सब्जेक्टिव, कि अपनी मर्जी से टीचर ने चार बातें और अपनी सलाह, अपने दिमाग, अपने ओपिनियन के हिसाब से लिख दी, लेकिन ऑब्जेक्टिव होता है जो हुआ है वही लिखा जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है कि इट इज एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, एज इट इज, जो हुआ है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में वही मेंशन भी किया जाएगा, सिंपल, ऑफ अ प्यूपिल्स बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑब्जर्व बाय हिज और हर टीचर। बात सही है, आगे बढ़ेंगे। It is objective and presents detailed descriptions and sequence of events। यानी यह वस्तुनिष्ठ है और विस्तृत विवरण और घटनाओं का क्रम प्रस्तुत करता है। यानी ये ऑब्जेक्टिव है, एज इट इज जो है वही लिखा जाएगा, एंड प्रेजेंट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, जो भी हुआ है वो डिटेल में लिखा जाएगा। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि सुबह लंच में ये नहीं किया था, लंच के बाद एक बच्चे से लड़ाई हो गई, जो गेम पीरियड था उसमें ये कर दिया, तो सीक्वेंस वाइज जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस हैं। डिटेल्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई थियरी लिखी जाती है, जो जैसे हुआ है उसी को वैसे के वैसे लिख दिया जाता है। तो ये डिटेल्ड से यहां ये नहीं है कि एस से लिखा जा रहा है, शब्द कम ही होते हैं, बस एज इट इज लिखा जाता है जो हुआ होता है, ठीक है। बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में यदि हो रही है तो आप बता सकते हैं। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्यूपिल्स, सो इट इज यूजफुल इन गाइडेंस। यानी यह विद्यार्थियों की समस्याओं को भी उजागर करता है, इसलिए यह मार्गदर्शन में भी काम आता है। गाइडेंस कम मिल पाएगी क्योंकि ये हाईलाइट करता है, उभारता है, दिखाता है, दर्शाता है द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्यूपिल्स। बच्चों को समस्या कहां कहां है, अगर वो मैथ्स में ही रोज नोटबुक नहीं लाता या मैथ्स के पीरियड में गायब हो जाता है तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है जहां पे समझने की जरूरत है। वो मैं करा दूंगी योग्यता, ये हमारे इसके लिए एक अलग से सेशन करके, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप करते जाओ इसको। तो इट ऑल्सो हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्यूपिल्स, सो इट इज यूजफुल इन गाइडेंस। तो ये जो समस्याएं हैं विद्यार्थियों की उनको भी हाईलाइट करता है, सो इट इज यूजफुल इन गाइडेंस। और जब बच्चे की समस्याएं आपके पास होंगी, प्रॉब्लम्स आपको पता होंगी टीचर को, बच्चे की, या पूरे मैनेजमेंट को या स्कूल को, तो वो बेहतर गाइड कर पाएंगे कि भाई मुझे अगर पेडागोजी में दिक्कत होती है तो मुझे पेडागोजी में ज्यादा मदद दी जाएगी। एक बच्चा जिसको मैथ्स में दिक्कत होती है तो उसको मैथ्स में गाइड किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी, नए मेथड से पढ़ाया जाएगा, पेरेंट्स से बात की जाएगी, एक अच्छा माहौल दिया जाएगा, अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज किए जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप बच्चे को कब आप गाइड कर पाएंगे बेटर, जब आपको उसकी प्रॉब्लम्स पता होंगी। क्लियर है? तो इससे क्या है, प्रॉब्लम पता लगती है। क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पे आपका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि जो जो हुआ है ये आपको पता होगा। इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कहां किस एरिया में दिक्कत है बच्चे को, और उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। बात क्लियर है? इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। अब आता है साक्षात्कार, है ना। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड और भी सारे हमने कर लिए हैं, और अगर हम बात करते हैं इसकी, आपकी क्या कहते हैं, इसकी एनेक्डोटल रिकॉर्ड की, वो हमने चर्चा कर ली है। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। नोट्स की चिंता ना करें, मैं ऑलमोस्ट सारे ही अभी बोल की टीम को डलवा दूंगी 1-2 दिन में ही, है ना, जल्दी से जल्दी डल जाएंगे। अगर कुछ भी पेंडिंग है इवन आगे तक का हो सकता है तो, लेकिन ईएमआर इसमें आगे वाला नहीं डलेगा क्योंकि अभी 2 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो शायद बिल्कुल फ्रेश ही होंगे, तो उनके नोट्स भी फ्रेश ही बनेंगे, ठीक है। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, ये भी एक टेक्निक है असेस करने की, बच्चे का आकलन करने की। तो इट्स अ कॉन्वर्सेशन विद अ डेफिनेट पर्पस। यानी इंटरव्यू क्या है, साक्षात्कार क्या है, एक चर्चा है, एक संवाद है, किस चीज को लेकर के, एक निश्चित उद्देश्य के साथ, यानी एक डेफिनेट पर्पस के साथ, विद अ डेफिनेट पर्पस। तो इट्स अ कॉन्वर्सेशन विद अ डेफिनेट पर्पस। तो डेफिनेट पर्पस यानी एक पर्पस सेट होगा कि भाई आप केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप नवोदय विद्यालय का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। देयर इज अ डेफिनेट पर्पस। क्या है कि आपकी टीचिंग स्किल को जांचना है, आपके सब्जेक्ट के बारे में जानना है, पेडागोजिकल नॉलेज कितनी है आपकी वो जाननी है, आप बैठते कैसे, उठते कैसे, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, टीचिंग स्किल में पता लग जाएगा। तो ये डेफिनेट पर्पस है वहां चर्चा का। अपने बारे में बताइए, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा होगा कि वो आपके दोस्त हैं और आपसे वही फालतू की गप्पे मार रहे हैं। वो गप्पे आपको लग रही होंगी बट आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जा रहा है। तो इंटरव्यू एक डेफिनेट पर्पस के साथ होने वाली बातचीत है, एक उद्देश्य है उसका, एक आउटकम आने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
तो अगर हम देखते हैं तो इट्स अ कॉन्वर्सेशन विद अ डेफिनेट पर्पस, एक निश्चित उद्देश्य के साथ होने वाला संवाद इंटरव्यू कहलाता है। कि बातचीत तो हो रही है, इधर से भी पर्सन ए है जो बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इधर से भी बी है, फिर चर्चा हो रही है ना, परिचर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, लेकिन विद अ पर्पस, नॉट विदाउट अ पर्पस। विदाउट अ पर्पस फिर आपकी चिट चैट होती है अपने दोस्तों से, पर्पस के साथ इंटरव्यू है वो, मुझे जानना है आपने कहां से क्या किया, आप किस चीज में अच्छे हैं, वट एवर वट एवर। ठीक है, तो इंटरव्यू है तो देयर इज अ पर्पस अटैच टू इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू एनालाइज द मेंटल टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन अबाउट समथिंग, यानी ये मदद करता है क्या करने में, मेंटल टेंडेंसी जानने में एक व्यक्ति की, कि वो सोचता कैसे है, हाउ द पर्सन या अदर पर्सन थिंक्स, है ना, व्हाट्स अ व्यू पॉइंट, पीओवी जिसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी चीज को लेकर के। आप देखते हैं यूपीएससी के इतने सारे मॉक इंटरव्यूज, केंद्रीय विद्यालय के भी हम डालते हैं इंटरव्यूज, है ना, टाइम टेकिंग है ऑफ कोर्स। तो हेल्प्स टू एनालाइज द मेंटल टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर किसी व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति का विश्लेषण करने में मदद करता है। कि भाई मान लिया आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि एक बच्चा है आपकी क्लास में, वो तो रोज शोर मचाता है, वो तो रोज ये करता है, अब आप क्या करेंगे। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे मैं तो उसको डांट दूंगा, क्लास से बाहर भेज दूंगा, ये कर दूंगा, कैसे डील करोगे। तो जैसे आप डील करोगे, जो भी आप एक्सप्लेनेशन दोगे इंटरव्यू में, वो बताएगा कि आप सोचते कैसे हो। समझ रहे हो बात? ठीक है, हम्म, दीपिका जीवन को आप बेहतर बनाइए अपने, और जो समस्याएं आपको जीवन में फेस करनी पड़ रही हैं वो किसी और के साथ अपना करें, इतना ही कर सकते हैं, है ना, ताकि पता लगे कि मेंटल टेंडेंसी है कैसी किसी व्यक्ति की। तो बच्चे का भी अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, या ओरल टेस्ट नहीं होते, ओरल प्रैक्टिकल्स होते हैं, उससे पता लगता है कि टीचर सवाल पूछेगा वाइवा टाइप भी, वो भी एक फॉर्म ही है इंटरव्यू के जैसा, कि आइडिया लगेगा सामने वाला सोचता कैसे है, उसकी मेंटल टेंडेंसी कैसी है, मानसिक प्रवृत्ति कैसी है, हाउ दे ही और शी थिंक्स। इंटरव्यू भी दो प्रकार का हो सकता है, वैसे तो होता है तीन प्रकार का, बट दो हम मेजरली देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड यानी संरचनात्मक, है ना, स्ट्रक्चर्ड यानी संरचनात्मक, और अनस्ट्रक्चर्ड यानी, अनस्ट्रक्चर्ड बोले तो असंरचनात्मक, असंरचनात्मक। बात सही है? ये क्या कहता है, स्ट्रक्चर्ड में पहले से प्लान होंगे क्वेश्चंस, ये इस तरह से पूछा जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड में कहीं से बात शुरू होगी और कहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, कि शुरू तो किया, अच्छा अपने बारे में बताइए, अब अपने बारे में आपने बताया, है ना, सब मिलेगा रामकेश, बेकार में परेशान हो रहे हो आप, आपको भी बताइए, बात सही नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको पर्सनल ट्यूशन चाहिए था बैच में तो वो एक अलग बात है। देखिए जो भी बैच में पर्सनल ट्यूशन सोच के आया था, है ना, थैंक यू हितेश, जो भी पर्सनल ट्यूशन सोच के आया था कि हमें ना पर्सनल ट्यूशन मिलेगा, एक व्यक्ति मिलेगा जो हमसे बातें करेगा, हम उससे बातें करेंगे, फिर वो हमारे कमेंट का रिप्लाई करेगा, फिर हम इधर से मैसेज भेजेंगे। चैटिंग करने आए थे तो बात अलग है ना, कि अगर आप चैटिंग करने आए थे, बैच में आपने एनरोल इसलिए किया था कि आप चैटिंग कर सकेंगे टीचर के साथ, है ना, या 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा उस तरह का, तो फिर आपकी भावनाओं का आहत होना लाजमी है। अदर देन दैट जैसे बैच चलता है, लोग होते हैं, पढ़ते हैं, अगर आप उस दृष्टि से आए तो आपको अंत में फायदा मिलेगा, अगर आप शांति से पढ़ के जाएं। जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके दिमाग में यदि है, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे छोड़ के बाकी हर चीज दिमाग में है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, जॉब होगी अनुप्रिया, मेहनत करिए तरीके से वो भी। चलिए, तो अगर हम देखें संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पहले से स्ट्रक्चर किए जाएंगे, एक प्रॉपर टाइमिंग होगा लिमिटेड। अनस्ट्रक्चर्ड में थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे जा सकता है, क्वेश्चन शुरू कहीं से हुआ, बात कहीं तक पहुंची, कई बार होता है यूपीएससी से लेके केवीएस तक के पूछ लिया जाता है अपने बारे में बताइए, फिर अपने बारे में बताइए से वो 4 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि आप जब अपने बारे में बता रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड में एक एक सवाल पहले से तय है, जैसे कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो पत्रकार अगर लिख करके ला रहे हैं सवाल कि ये हमें आज पूछना है, ऐसे ही क्लासरूम में भी पॉसिबिलिटी है। बात सही है या नहीं है? बात सही है। चलिए, तो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब संरचित और असंरचित इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड में सब कुछ प्लान्ड है, वेल प्लान्ड है ये, है ना। स्ट्रक्चर्ड क्या है, वेल प्लान्ड है, स्टेप बाय स्टेप। अनस्ट्रक्चर्ड में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, फ्लेक्सिबल है ये, कि क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, लचीलापन है,
ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड यही पूछा जाएगा, है ना। फिर आता है सोशियोमेट्री, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड टाइप होता है। जैसे आप वो देखते हैं कॉफी विद करण के कुछ चीजें जो है पूनम उसमें क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होती हैं, कुछ चीजें अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड होती हैं, है ना। कि एक पैटर्न है शो का, तो कुछ चीजें स्ट्रक्चर्ड हैं, लास्ट में ये पूछा जाएगा, कुछ चीजें ऐसी बातों बातों में आ जाएंगी, वो अनस्ट्रक्चर्ड हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इसलिए वो क्योंकि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों का मिश्रण है। बात सही है कि नहीं है? हाँ हाँ, एग्जैक्टली शिवम। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, सोशियोमेट्री यानी समाजमिति विधि, ये भी एक टेक्निक होती है असेस करने की। हेल्प्स टू एक्सप्लोर म्यूचुअल एंड सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल। यानी इससे क्या, किस चीज में मदद मिलती है सोशियोमेट्री से? एक्सप्लोर करने में, अन्वेषण करने में, किस चीज का? म्यूचुअल एंड सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल, यानी लोगों के बीच आपसी और सामाजिक संबंधों का पता लगाने में मदद करता है। यानी आपस में लोगों के कैसे रिलेशन है, यानी बच्चों के आपस में कैसे रिलेशन है, अपने पीयर ग्रुप में, अपने साथी समूह में, है ना, कैसा उसका रिलेशन है आपस में दूसरे बच्चों के साथ। तो लोगों के बीच आपसी और सामाजिक संबंधों का, सोशल, आपसी मतलब आपस में इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे हैं, सोसाइटी एज इन पूरी क्लास में रिलेशन कैसा है, दो चार लोगों से जिनसे दोस्ती है उनसे कैसा है। तो म्यूचुअल एंड सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल को एक्सप्लोर करने में ये मदद करता है, पता लगाने में मदद करता है। बात सही है? सोशियोमेट्री, समाजमिति, कि समाज में एक व्यक्ति या बच्चा कैसा बिहेव करता है, उसके कैसे रिलेशन है, तो इससे पता लगेगा लीडरशिप क्वालिटी किस बच्चे में है। आपने देखा होगा वो मॉनिटर बनाने के लिए क्लास में हाथ खड़े करवाए जाते थे कि भाई ये बच्चा है। जैसे मुझे याद है 6th क्लास में ऐसे ही हुआ था, तो टीचर ने कहा अच्छा हिमांशी कौन चाहता है कि हिमांशी जो है मॉनिटर बने, तो क्लास में हाथ उठवाए गए, तो वोट जो है ज्यादा रही। फिर मेरे बाद एक और स्टूडेंट थी पल्लवी, तो फिर उनके लिए हाथ उठवाए गए। फिर तो वो मैं फर्स्ट मॉनिटर बन गई, वो सेकंड मॉनिटर बन गई। इस तरह की चीजें होती हैं। वो रीजन क्या है उसका, कि हमारा नेता कैसा हो, तो वो लोग जिसको पसंद कर रहे हो। तो इसका मतलब इससे क्या पता चलेगा, सोशल एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बच्चे के कैसे हैं, क्या वो बाकी लोगों से बात करता है, क्या बाकी लोग उसकी बात सुनना चाहेंगे, क्या बाकी लोग चाहेंगे कि उसको नेतृत्व दिया जाए। तो ये सोशियोमेट्री से पता चलता है। ये सोशियोमेट्री मेथड है कि आपने बाकी लोगों से पूछा अच्छा ये कैसे हैं, इनके बारे में। लोगों के घर में रिश्ते आते हैं तो आसपास रिश्तेदारों से उससे बातें की जाती हैं, अरे भाई फलाना परिवार कैसा है ना। आप पता लगाते हैं अच्छा फलाना इस गांव के, इस शहर के तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, इनसे पता निकलवाते हैं ये व्यक्ति कैसे हैं, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो वो सोशियोमेट्री का तरीका है कि आप आसपास के समाज से या लोगों से डेटा निकलवाते हैं और उससे पता लगता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार यहां कैसा होगा। ठीक है, शुभम कह रहे हैं शुभम जैसा हो, तो वो वैसा है। बाकी हर किसी की पर्सनैलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोशियोमेट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो ज्यादा मतलब नहीं रखता किसी से, तो वो कोई बहुत खराब ही व्यक्ति हो गया, या फिर बहुत सारी फिर अलग अलग चीजें। लेकिन क्योंकि सोसाइटी में अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो लोगों के साथ किसका कैसा रिश्ता है उस हिसाब से लोग फिर चूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई लीडरशिप क्वालिटीज इन अ लीडर, तो ये मदद करता है पहचानने में क्या कैसी क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज इन अ लर्नर। तो एक शिक्षार्थी में नेतृत्व के गुणों की पहचान करने में, क्योंकि नेतृत्व के गुण का कैसे पता चलेगा भाई, सोसाइटी में एक व्यक्ति हो सकता है बहुत अच्छा पेंटर हो, बहुत अच्छा क्रिकेटर हो, बट बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते ना बना के रखता हो लोगों से, या बातचीत ना करता हो, या ज्यादा मतलब ना रखता हो, है ना। लेकिन अगर आपको लीडरशिप की पहचान करनी है, क्योंकि लीडरशिप में क्या है, लोगों के बारे में आपको सोच के चलना होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप लीडरशिप की बात करते हैं, तो क्वालिटीज इन अ लर्नर आइडेंटिफाई करनी है आपको एक बच्चे में, क्वालिटीज कि कोऑपरेट कर पाएगा कि नहीं, दूसरों के जो इश्यूज आएंगे उनको रिजॉल्व कैसे करेगा, ये सब चीजें, आइसोलेशन में तो नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है सुनील, हाउ डज इट मैटर। सुनील कह रहे हैं पल्लवी कहाँ है और आप कहाँ हो। जस्ट इमेजिन, हम किसी के साथ भी रेस में नहीं होते हैं लाइफ में ना, कभी भी नहीं। और ये सुकून आपको बहुत देगी ये चीज, अगर आप इस तरह से देखेंगे ना जीवन, कि आपको, आपकी रेस आपके साथ है। तो आप जिस दिन देखेंगे जब कुछ बेहतर हो चुका होगा, तो आप ना बहुत ज्यादा वैलिडेशन सीख कर रहे होंगे, ना आप बहुत ज्यादा दुख या खुशी के माहौल में होंगे। आप होंगे हाँ यार ये तो करना ही था, होना ही था, अच्छा करना था, मन इच्छा थी मेरी, पसंद था। तो आप किसी के साथ नहीं दौड़ रहे हैं, किसी के साथ दौड़ रहे हैं तो आप हमेशा इनसिक्योर रहेंगे, कंपटीशन में रहेंगे दूसरों से। अच्छा इसका अच्छा, फिर आपके पास दुनिया में ऐसा तो नहीं है ना आप सब कुछ हो जाएं, सर्व सर्वा तो नहीं हो सकते आप। ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक, तो वो वैसा है कि आप अपनी रेस में दौड़िए,
अपने साथ खुश रहिए, वो करिए जो आप करना चाहते हैं, है ना। सबका जीवन है, सबकी अपना, किसके हाथ में क्या लगता है जीवन में, यू नेवर नो ना। आप हर कोई व्यक्ति जो है मेहनत करे। हाँ, सुनील कह रहे हैं आप रियल लाइफ एग्जांपल्स इतने अच्छे देते हो, नो वन कैन बीट यू इन दिस। कृपा है ईश्वर की। सब तो मिल रहा है संध्या, बेकार में परेशान रहते हो यार। अच्छा, एक काम करेंगे, वैसे तो जिन लोगों को बहुत इच्छा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ने की, कुछ सेशंस वीओडी के तौर पे ईएमआरएस में डलवा देंगे। हालांकि जो भी कोर्स है आपका वो लाइव ही कराया गया है, बट एक्स्ट्रा में जिनको पढ़ना है और कहीं से दिख जाए आपको आता हुआ, वो हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस की शीट शेयर कर देंगे संध्या। ठीक है जी, आगे बढ़े। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई लीडरशिप क्वालिटीज, किस बच्चे में लीड करने की, लोगों को आगे ले जाने की क्षमता है, वो आइडेंटिफाई होती है सोशियोमेट्री से। सोशियोमेट्री इज अ मेथड डेवलप्ड टू एक्सप्लोर द प्लेस ऑफ अ पर्सन इन सोसाइटी, यानी समाजमिति, समाज में किसी व्यक्ति के स्थान का पता लगाने के लिए विकसित एक विधि है कि ये व्यक्ति कहाँ स्टैंड करता है समाज में, कितने लोग इसकी बात सुनेंगे, है ना। ये सब चीजें जो है पता लगती हैं, इसका व्यवहार कैसा है बाकी लोगों के साथ, सोशियोमेट्री से। ठीक है, ये मैचिंग टाइप आइटम वगैरह तो हम पिछली बार कर चुके हैं। अब एक दो सवाल हैं जो इससे संबंधित हमें कर लेने चाहिए। आप चाहें तो ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर सकते हैं, बस समय हम इसमें कम ही देंगे क्योंकि ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड, प्रियंका थैंक यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपकी वो होती है, क्या कहते हैं उसको, एजुकेशन या लर्निंग, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करके चलेंगे क्योंकि जो नई पॉलिसी है वो इन सब चीजों पर फोकस करती है। डन। हाँ बिल्कुल हो जाएगा आचल, बिल्कुल हो जाएगा, ये कॉमन सब्जेक्ट है ना। फोर्थ वाला ही सही है, इस पे हमारी चर्चा उस दिन भी हुई थी, फिर भी एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो मैचिंग टाइप ऑफ आइटम इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम। हाँ, मैचिंग टाइप मल्टीपल चॉइस का ही एक तरह से वो है एग्जाम्पल, क्योंकि मल्टीपल चॉइस तो होती है, कॉलम ए एक साइड है, कॉलम बी है, मैच करना है तो मल्टीपल चॉइस में से कोई एक चूज करना है। एवरी सप्लाई आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप ऑफ आइटम, कि जो भी सप्लाई आइटम है जिसमें आप शॉर्ट में आंसर कर रहे हैं कुछ, उसको सिलेक्शन टाइप में भी कर सकते हैं कन्वर्ट, मे बी। यस, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम इज एन एस्से टाइप। हाँ, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एस्से टाइप होता है क्योंकि वो एक्सटेंड किया जा रहा है, विस्तृत में लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम्स आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये कहना गलत होगा, है ना। ये भी आपका सही है क्योंकि सप्लाई आइटम को आप, जिसमें आपको कुछ वन वर्ड में लिखना है ना, तो उसको आप सिलेक्शन टाइप में बना सकते हो, एमसीक्यू बेस्ड, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चन जो है, वो आपकी क्रिएटिविटी या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को मेजर करने के लिए नहीं होते हैं, है ना। वो आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के प्रति जो जानकारी है, रिकॉल को ध्यान में रखने के लिए होते हैं। क्रिएटिविटी के लिए आपके या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एस्से टाइप आंसर या एक्सटेंडेड टाइप आंसर होते हैं। बात सही है, फोर्थ होगा यहाँ पे, थर्ड नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन एक और देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट। आप जानते हैं क्लास टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, ईयर प्लान, लेसन प्लान, ये सब आपने सुना होगा, है ना। ईयर प्लान, लेसन प्लान, लेसन प्लान, ठीक है, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, ये सब सुना ही होगा आपने, क्लास टेस्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब फटाफट से बताइए मुझे। नमस्ते सतवीर। चलिए, तो अगर आप यूनिट प्लान या लेसन प्लान की बात करते हैं, ईयर प्लान है, पूरे 12 महीने का एक प्लान होगा मोटा मोटा, ये हमें करना है, ये सिलेबस है, ये एक्टिविटीज होनी है। लेसन प्लान आपको पता है, पर लेसन हर एक पार्ट को कैसे पढ़ाया जाएगा, इसका प्लान जो है लेसन प्लान है। पाठ योजना जो टीचर स्कूल में क्लास में जाने से पहले करता है, लेसन वाइज प्लानिंग। यूनिट में कई सारे लेसन होंगे, है ना, ये क्लस्टर ऑफ लेसन है। लेसन जो है, इस लेसन की मिलकर के एक यूनिट बनती है, ये हम कहते हैं यूनिट टेस्ट है, मतलब ये 4 चैप्टर आ रहे होंगे, है ना। ये लेसन प्लान आपका पर लेसन होगा। ईयर प्लान पूरे ईयर का प्लान होगा जिसमें कई सारी यूनिट्स होंगी, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सब आ जाता है। क्लास टेस्ट आपका रैंडमली किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर का लिया जा सकता है। तो इतनी बात हमें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ, वो हम कराएंगे, अभी तो कराएंगे जी जी, टेंशन ना लो।
ठीक है, तो अगर हम देखें इसको तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट से कौन सा संबंधित नहीं है? तो पहला है यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपको पता है जो बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाए, है ना, कि लाखों लोग साथ में दे रहे हैं, फिर वो वैलिड होगा, रिलायबल होगा, ये सारी चीजें होती हैं, ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब होते हैं आपके, बहुत बड़े आरती, आपके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। रिजल्ट्स शेयर्ड विद पेरेंट्स, रिजल्ट जो है शेयर किया जाएगा यूनिट टेस्ट में, ये सही है या ये सही नहीं है? कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज, दक्षताओं की सीमित संख्या होती है कि भाई ये चैप्टर्स हैं, इसमें से ये जांचा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। टोटली कंट्रोल्ड बाय द टीचर, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, हाँ टीचर के द्वारा बनाया जाएगा, टीचर ही इसको जांचेगा। रिजल्ट जो है पेरेंट्स को भी यूनिट टेस्ट के दिखाए जाते हैं, आपको याद होगा यूनिट टेस्ट आपने दिया होगा कभी ना कभी। लेकिन ये कहना कि मानकीकृत उपलब्धि जो है वो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट जो है वो यूनिट टेस्ट में होगा, नहीं। ये बड़ी पॉपुलेशन के बनाए जाते हैं, जैसे आपका यूपीएससी का पेपर, केंद्रीय विद्यालय का पेपर, ईएमआरएस का पेपर, जो इसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की टीम होगी, ये टीचर मेड टेस्ट से अलग है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, ये सब गुण इसमें पाए जाएंगे, फेयरनेस होगी। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं, यूनिट टेस्ट तो एक टीचर मेड टेस्ट है, जिसका रिजल्ट पेरेंट्स के साथ भी शेयर किया जाता है। लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज यानी लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे एक यूनिट में, टोटली कंट्रोल्ड बाय द टीचर, टीचर ही बनाएगा पेपर, टीचर ही चेक करेगा, टीचर ही पेरेंट्स को दिखाएगा, टीचर ही फीडबैक देगा, है ना, टीचर ही रीटीच करेगा, तो टीचर के द्वारा ही कंट्रोल्ड है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट का यहाँ कोई उदाहरण है, कोई मानकीकृत परीक्षण नहीं है, कोई सीआरटी एनआरटी वाली परीक्षा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कौन सा निम्नलिखित में से अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? देखिए, अधिगम का आकलन है ऑफ लर्निंग जब हो चुका है अधिगम, यानी चैप्टर हो गया, जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई, तो एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो एंड में। फॉर ड्यूरिंग होता है जब चल रही है टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया, तो उस दौरान फीडबैक के लिए या कहाँ इंप्रूवमेंट की जा सकती है, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। असेसमेंट एज लर्निंग है बच्चा खुद का आकलन या उसके दोस्त, सेल्फ या पीयर ग्रुप उसका जब आकलन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है। तो अगर आप देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इट इज जजमेंटल एंड हेंस इवैल्यूएटिव, यह निर्णयात्मक है अतः मूल्यांकन हेतु है। जजमेंटल होता है जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, फॉर लर्निंग जजमेंटल नहीं होता, वो ऑफ लर्निंग होता है कि सबमेटिव टेस्ट कितना % आया, ये सब ऑफ लर्निंग में देखा जाता है, ना कि राम राम भाई झज्जर से आप फॉर लर्निंग में। इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूअस फीडबैक, यानी सतत प्रतिपुष्टि जो है यहाँ मिलती रहती है, हाँ कॉन्टिन्यूअस फीडबैक मिलता है, ये कह सकते हैं हम। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एवरी स्टूडेंट, ये जो है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस टू इंप्रूव अपॉन, कि पूछा है कौन सा नहीं है, ये बात भी सही है, स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन, बच्चों को अपने काम पे रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलेगा, स्ट्रेंथ वीकनेस भी पता लग जाएगी क्योंकि ये फीडबैक के लिए है। और स्पेसिफिक होता तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए, लेकिन इन जनरल देखोगे तो ये काम करेगा। कॉन्टिन्यूअस फीडबैक मिलता है, तो एक ही ऑप्शन है जो पूरी तरह से गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो यह निर्णयात्मक है अतः मूल्यांकन हेतु, ये जजमेंटल नहीं होगा इन नेचर, है ना, ये फीडबैक के लिए होगा, इंप्रूवमेंट के लिए होगा, ना कि जजमेंट के लिए। जजमेंट के लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वो सबमेटिव असेसमेंट होता है, ना कि फॉर लर्निंग, ये तो एफए है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां सही है क्योंकि नॉट पूछा था हमसे ऑप्शन में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अभिकथन और अभिकारण वाले जो क्वेश्चन हैं जो आजकल बहुत पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन हर जगह ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट इन देयर क्लासरूम, यानी जो शिक्षक हैं उनको अपनी कक्षा में मूल्यांकन के कई तरीके अपनाने चाहिए या आकलन के मल्टीपल वेज अपनाने चाहिए, कि वो इंटरव्यू भी ले सकते हैं, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड से भी बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं, वो ग्रुप टेस्ट ले सकते हैं, है ना, वो आपका सोशियोमेट्री विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब देयर आर मल्टीपल वेज टू असेस अ चाइल्ड और किड और स्टूडेंट। आकलन के कई तरीके, जरूरी नहीं है कि सबसे पेपर पेंसिल टेस्ट ही कराना है आपको। बात तो सही है, ये तो ट्रू है। इसका रीजन क्या है? चिल्ड्रन सक्सेस एंड फेलियर इन क्लासरूम कैन नॉट बी एक्यूरेटली एंड एडिक्वेटली डिटरमाइंड ओनली बाय अ पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी कक्षा में बच्चों की सफलता और विफलता केवल कागज पेंसिल परीक्षण द्वारा सटीक और पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती। मतलब कि
जो बच्चों की सक्सेस और फेलियर है क्लासरूम्स में, उसको हम एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते, एडिक्वेटली नहीं डिटरमिन कर सकते पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा। मतलब वहां कई सारे तरीके हैं बच्चे की स्ट्रेंथ को, वीकनेस को जानने के। हो सकता है एक बच्चा ओरली बहुत अच्छे से मौखिक रूप से बता देता हो किसी बात को, एक बच्चा है जो एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हो, एक बच्चा है जो प्रैक्टिकल स्किल्स में बहुत अच्छा हो, एक बच्चा है जो सोशल स्किल्स में बहुत अच्छा हो। आप बच्चे की सारे पहलुओं को पेपर पेंसिल टेस्ट से कैसे जज करेंगे? ये बात एकदम सही है कि मल्टीपल तरीके हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को जांचने के कई सारे तरीके हैं। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर का जो है सही स्पष्टीकरण है ए जो है। बात सही है? क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में यदि हो रही है तो आप मुझे बतला सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर जा सकते हैं। आई मीन घर पे ही हैं आप। ये बस राइम कर रहा था तो मैंने सोचा पूछ लिया जाए आपको। असर्शन यानी कथन, टीचर्स शुड यूज स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। अब ये एक तरह का टेस्ट है आईक्यू टेस्ट, आपकी बौद्धिक क्षमताओं की जांच के लिए। तो टीचर्स को स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए बच्चे की क्षमताओं को जांचने के लिए। यानी शिक्षकों को बच्चे की बुद्धि लब्धि आईक्यू मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं है, सही नहीं है। रीजन, स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट कैन प्रोडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। यानी जो स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट हैं वो सही से आकलन करते हैं बच्चे की इंटेलिजेंस का। तो हम कहेंगे दोनों ही फॉल्स हैं, क्योंकि कई ऐसे टेस्ट हैं जो इस बात को नकारते हैं कि आईक्यू टेस्ट एकमात्र तरीका नहीं है बच्चे की इंटेलिजेंस को मापने का। बच्चा कई तरह से इंटेलिजेंट हो सकता है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, वो आपका मूर्ति बनाने में अच्छा हो सकता है, वो लोगों को समझने में अच्छा हो सकता है। तो आईक्यू टेस्ट तो सिर्फ लॉजिकल एबिलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि आप लॉजिकल एबिलिटी मैथ्स में कितने अच्छे हैं या लॉजिक में कितने अच्छे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग पेयर्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सा है एक जो सही युग्म का मिलान करता है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, अब ये इसमें आपकी सारा रिवीजन हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पहचानना है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम और आपका ग्रुप असेसमेंट। बात सही है? देखते हैं। चिल्ड्रन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड आर असेस्ड थ्रू रिटन टेस्ट। यानी बच्चे जो हैं वो मेमोराइज कर रहे हैं फैक्ट्स को एंड आर असेस्ड थ्रू रिटन टेस्ट, और उनको असेस किया जा रहा है रिटन टेस्ट के माध्यम से। मेमोराइज कर रहे हैं फैक्ट, तो ये टीचर सेंटर्ड लग रहा है हमें। ये फॉर्मेटिव तो नहीं है, क्योंकि फॉर्मेटिव में तो फीडबैक मिलेगा। तो बी का फर्स्ट हो गया। तो सिंपल बी का फर्स्ट कहां कहां दिख रहा है आपको? बी का फर्स्ट 3 जगह दिख रहा है। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट होगा, बाकी के 3 अभी हैं। बी का फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं आपका ये सेकेंड ऑप्शन, चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स एंड आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज। तो बच्चे जो ग्रुप में भी काम कर रहे हैं और अकेले भी काम कर रहे हैं और उनको असेस किया जा रहा है एक्टिविटी के दौरान। तो ठीक है, देखते हैं। ग्रुप असेसमेंट लग रहा है कि बच्चे ग्रुप में भी काम कर रहे हैं। देखते हैं फिर भी। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम हेल्प्स टू असेस सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेसेस। तो ये ग्रुप आकलन लग रहा है कि बच्चे ग्रुप में ही काम कर रहे हैं सिर्फ। फिर देखते हैं यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड को, तो फाइंड्स आउट व्हाट लर्निंग चेंजेस एंड प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड अदर डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये भी बच्चे को सेंटर में रखे यहाँ बात हो रही है। टीचर्स वर्क बोथ, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। एक मिनट, हम इसको चेक करेंगे। ग्रुप finds out what learning changes and progress has taken place in the child over a period of time in different subjects and other dimensions of personality। ठीक है, क्या लग रहा है इसमें आपको? सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं क्लासरूम बेस्ड। देखिएगा, तो अगर हम यहां देखेंगे, सब इसमें मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं, कोई सेकंड कह रहा है, कोई फर्स्ट कह रहा है। तो एक अगर हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो बच्चे एक्टिव हैं। बेसिकली बच्चे क्या हैं? एक्टिव हैं। ग्रुप असेसमेंट में टीचर भी एक्टिव होगा। एक मिनट, एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। डी का 3 आप लोग कह रहे हैं कि हेल्प्स टू असेस सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस। हाँ, डी का 3 कह सकते हैं, हम बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। तो ये वाला ऑप्शन हट जाता है। डी का 3 यहाँ है और यहाँ है। तो हमने देखा कि जो आपका बी का फर्स्ट था, बी का फर्स्ट था, तो बी का फर्स्ट आपका यहाँ पे था। ए का 2 या ए का 4, तो फॉर्मेटिव में चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, या फिर फाइंड्स आउट व्हाट लर्निंग चेंजेस एंड प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस। हाँ, तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि इसमें फीडबैक मिलता है असेसमेंट एज लर्निंग में। तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये काफी क्लोज आंसर था। देखिए, सामूहिक आकलन में टीचर भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन ग्रुप में बच्चे का आकलन किया जा रहा होगा। ठीक है ना, ग्रुप में बच्चे का आकलन किया जा रहा होगा।
इतनी बात क्लियर है। फॉर्मेटिव में आपको फीडबैक जरूर मिलेगा, इसलिए फोर्थ है। इसको ऐसे करेक्ट कर लेते हैं अगर अभी भी कंफ्यूजन बाकी है। अब देखिएगा भाई, ए का हो गया 2। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है? चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स एंड आर असेस्ड वाइल डूइंग एक्टिविटीज। ठीक है, मान सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम की, तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में क्या है? चिल्ड्रन मेमोराइज फैक्ट्स, ये बात भी सही है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड वो होगा जहां बच्चे सीख रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं वो पता लगा रहे हैं, है ना? ये भी ठीक है। ठीक है, क्या नहीं बताया दीपक? इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने को आई थिंक आज तो नहीं है, ये लास्ट ही स्लाइड है। अब आज की क्लास में किसी का कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो? हाँ, ऑप्शन 1 होगा, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि इसमें ठीक से सामने लिखा नहीं है, तो पूरा जो है मैचिंग इसको बनाते हैं एक बार फिर से, फ्रेश माइंड से करते हैं। मेरा भी दिमाग जो है थोड़ा पजल्ड है आज। 1 मिनट रुको, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये एक तो सामने सामने नहीं लिखा है ना, और हमें आदत है मैचिंग में ऐसे सामने सामने करने की क्वेश्चन। दोबारा बताऊंगी, डोंट वरी। हाँ, रीचेक करेंगे भाई इसको, डोंट वरी। हम्म। कल से हम नए टॉपिक करेंगे। कल हम आईसीटी शुरू कर देंगे, जितना मुझे लग रहा है, और आईसीटी इज इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सभी एग्जाम्स में भरपूर पूछा जा रहा है आईसीटी जो है। इससे पहले सवाल का आंसर अभी करा देंगे, तो डोंट वरी, अभी करा देंगे इससे पहले सवाल का आंसर, डू नॉट वरी एट ऑल। आई एम क्यूरियस फॉर आईसीटी। हाँ यार, वो करना ही है, एक आध सवाल जरूर पूछ लेता है, कहीं भी पूछ लेता है, एक आध क्या, कई ज्यादा, कई कई सवाल पूछे हुए हैं D2+ वगैरह में तो। चलिए, एनीवे, नहीं, सीटेट वालों के लिए आईसीटी नहीं पढ़ना है, उनकी उनकी क्लास लगेगी भी नहीं, उनकी अलग क्लास होगी, है ना? सीटेट वालों को आईसीटी नहीं पढ़ना है, उससे पहले हमें लर्निंग भी करना है, क्योंकि सीटेट में नहीं पूछा जाता ना, सिलेबस में है अभी, तो ये लोग इस बार का नया सिलेबस दे दें। हाँ भाई, इसको एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ तो कंफ्यूजन हुई है। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, यहाँ से मैच करना शुरू करते हैं, इनको साइड उठा लेते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है उससे मैच करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा, चिल्ड्रन मेमोराइज द फैक्ट्स एंड आर असेस्ड थ्रू रिटन टेस्ट, ये तो पक्का टीचर सेंटर्ड है 100%। तो बी का तो फर्स्ट ही हुआ, बी का फर्स्ट लेकिन 3 जगह दे रखा है इन्होंने, तो फोर्थ ऑप्शन हट जाता है। ठीक, फिर आते हैं हम सेकंड की एक्सप्लेनेशन पे, चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स एंड आर असेस्ड वाइल डूइंग एक्टिविटीज, यानी बच्चे जो हैं अकेले भी काम कर रहे हैं, और इसमें क्या कहते हैं इसको, इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं और ग्रुप में भी काम कर रहे हैं। बात सही है नहीं है? तो चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव होते हैं, कह सकते हैं हम इसको, इसकी तरफ लेके जा सकते हैं। हेल्प्स टू असेस सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस, सोशल स्किल्स तो आपकी फिर यही चेक होंगी ग्रुप असेसमेंट में ही। फाइंड्स आउट व्हाट लर्निंग चेंजेस एंड प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो लर्निंग प्रोग्रेस की बात हो रही, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। तो डी का, सॉरी, ए का 4, तो ए का 4 यहीं पे है आपका। हाँ, तो इसको करेक्ट कर लेना भाई, ये ए का 2 नहीं हो सकता, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें थोड़ी हॉच पॉच हो गई थी, ए का 2 नहीं हो सकता, है ना?
ए का 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए के 2 में क्या, चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स एंड आर असेस्ड वाइल डूइंग एक्टिविटीज। तो ये जो है आपका सी के साथ ज्यादा बेहतर जा रहा है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड में क्या है कि ऐसा होता है कि बच्चे टीचर के साथ भी काम कर रहे हैं और इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं। तो बच्चा सेंटर में है बेसिकली। ये बहुत ही क्लोज है कि ए के साथ सेकंड लग सकता है, जो कि गलत पूरी तरह से नहीं है, बट उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो जो बेहतर ऑप्शन होता है उसके साथ हमें जाना ही पड़ता है, हमें बेस्ट ऑप्शन चाहिए। सिर्फ काम चलाओ ऑप्शन से काम चलता नहीं है हमारा। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो रचनात्मक आकलन है, जिससे फीडबैक मिलता है, जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होता है ना, इंप्रूवमेंट के लिए होता है, वो यहाँ पे सेट हो रहा है कि ज्ञात करता है कि एक समय अवधि में बच्चों की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी है। ये बात सही है। यहाँ पे बी के साथ जाएंगे टीचर सेंटर्ड, तो बी का फर्स्ट ही होगा। ठीक। फिर अगर सी के साथ जाएंगे आप, तो छात्र की जब हम बात कर रहे हैं तो सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम की बात करेंगे, तो ये डी के साथ चला जाएगा। इसके चाइल्ड सेंटर्ड की बात करेंगे तो बच्चे जो है ग्रुप में भी काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, तो सी का 2 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर डी का 3 आपके सामने बचता है कि सामाजिक कौशलों को आप सामूहिक आकलन में। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही हमें जाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है। बेसिकली अच्छा, इसमें ना एक चीज और आ जाती है, मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस लूंगी मैं, है ना, कि पीयर असेसमेंट और ग्रुप असेसमेंट को ना कई लोग सेम समझ लेते हैं। वो थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान रखना होगा। पीयर असेसमेंट और ग्रुप असेसमेंट, कोई बता सकता है क्या डिफरेंस होगा दोनों में? पीयर असेसमेंट और ग्रुप असेसमेंट क्या डिफरेंस होगा दोनों में, कोई बताना चाहेगा? नहीं नहीं चारू, वो आपको स्वयं ही करने होंगे। हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी अलग से क्वेश्चन कराए जा सकते हैं। ठीक है। सेम एज के लोग होंगे पीयर में। हाँ, पीयर में होगा तो क्लासरूम में ही ये भी ग्रुप असेसमेंट भी, बट ये पीयर्स मतलब बच्चे के जो साथी समूह हैं, फ्रेंड्स हैं, पीपल ऑफ हिज और हर एज, वो उसका आकलन कर रहे हैं और वो उनका आकलन कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं। ग्रुप असेसमेंट में टीचर भी इन्वॉल्व होता है। तो टीचर जो है बच्चों का 4-4 का ग्रुप बनाया हुआ है मान लीजिए, और उसमें टीचर आकलन कर रहा है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा जाके। पीयर ग्रुप में टीचर नहीं है, बच्चे खुद ही एक दूसरे के ग्रुप का आकलन कर रहे हैं। नहीं, ग्रुप में टीचर शामिल है, बस इतना ध्यान रखो। ये तो आप तुक्के लगा रहे हो इधर उधर। ठीक है, तुक्के मत लगाओ। तो ग्रुप असेसमेंट में टीचर होगा और बच्चे मान लो 4-4 5-5 का ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों ने, और टीचर भी जा जाकर ग्रुप में असेस कर रहा है। इस ग्रुप को देखा, फिर इस ग्रुप का काम कैसा है, इनको क्या प्रोजेक्ट दिया था वो देखा। पीयर असेस में दोस्त या तो बच्चा खुद का आकलन खुद करता है, या दोस्तों का, अपने जो उसके क्लासमेट्स हैं उन्हीं का आकलन वो खुद से कर रहा है कि यार मेरी कॉपी चेक करियो, कैसा लिखा है देखियो आंसर, मैं तेरी कॉपी चेक कर लेता हूं। ये पीयर असेसमेंट है, एक दूसरे का ही आकलन कर रहे हैं। ग्रुप असेसमेंट में टीचर भी इन्वॉल्व है। ठीक है ना। चलिए, ये इतना छोटा सा एक डिफरेंस है। अब आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास से संबंधित, और फिर हम कल मिलेंगे। और कल जहां तक या तो हम लर्निंग करेंगे या आईसीटी करेंगे, इन दोनों में से कुछ एक हम करने वाले हैं, एंड डिपेंड्स ऑन द बैच। कल शाम वाली क्लास भी लगा देंगे 6 बजे वाली भी। हो सकता है 2 क्लास भी हो कुछ बैचेस में, क्योंकि लर्निंग भी कॉमन चलेगा। बहुत ही जल्दी जो है सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। D++ वालों को ना लगे ऐसा, या पेडागोजी स्पेशल वालों को ना लगे, उनको समय लगेगा। 2 बैचेस आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे, एक तो आपका EMRS का और एक आपका सीटेट का। जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट डन ही है, और EMRS में अलग से हम कुछ क्वेश्चंस डलवा देंगे, उसकी चिंता ना करें। ईयर में जो दोस्त हैं बच्चे के लगभग सेम एज के, ग्रुप में भी हो सकता है कि सेम एज के हों, एक ही क्लास के बच्चे हों, लेकिन वहां टीचर भी इन्वॉल्व होता है, वो करा देंगे शायद। मैम मेरी फैमिली को ही बोल दो, क्या बोले सोनी। देखो, पोर्टफोलियो में सिलेक्टेड वर्क होगा, जो पर्पसफुल सिलेक्शन है कि ये काम रखें ये नहीं रखें। क्यूमुलेटिव में जो भी जरूरी जानकारी, बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड, उसके बारे में और चीजें, वो सब आपकी होंगी कि क्या उसकी अचीवमेंट्स रही। क्यूमुलेटिव में काफी एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं जो शायद पोर्टफोलियो में ना दिखाई गई हों, है ना। एनेक्डोटल में वृत्तांत होंगे, हर दिन की जो जो घटना घटी है वो होंगी, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन होगा उनका। ठीक है। तो अगर पूछ ले आपसे हेल्थ, ब्लड ग्रुप,
हेल्थ के बारे में बच्चे का पर्सनल डेटा, वो सब क्यूमुलेटिव में चला जाएगा। जो उसकी विशेषताएं हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो पोर्टफोलियो में चली जाएंगी। पर्पसफुल सिलेक्शन जो हुआ है, और जो आपका ये है लास्ट में कौन सा बचा आपका, एनेक्डोटल, तो कोई घटना घटी है, कुछ हुआ है एज इट इज, तो वो रिमार्क्स जो हैं वो मिलेंगे आपको एनेक्डोटल में। वो लगता है विपुल, सबको लगता है एग्जाम से पहले डर। सेम एज के बच्चे हों तो पियर्स तभी कहते हैं हम कि लगभग सेम उम्र के बच्चे होंगे, चाहे वो आपके क्लासमेट्स हों, आपके ट्यूशन के दोस्त हों, चाहे आपके बुआ के बच्चे हों, चाहे आपके चाचा के बच्चे हों, चाहे आपके मामा के बच्चे हों। ठीक है जी। रेटिंग स्केल में आप रेट करते हो कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको कोई चीज कैसी लगी। ठीक है। सोशियोमेट्री में आप बच्चे का रिलेशन कैसा है बाकी उसके सहपाठियों के साथ, उसमें लीडरशिप स्किल है कि नहीं है, वो पता लगा सकते हो। दूसरों के साथ म्यूचुअल रिलेशन कैसा है, लड़ता झगड़ता तो नहीं रहता, या बहुत कोऑपरेट करता है, बाकी बच्चे भी उसकी बात मानते हैं, सलाह देता है एक दूसरे को। तो ये सब सोशियोमेट्री से पता लगता है कि सोशल स्किल्स कैसी हैं बच्चे की, कोऑपरेट कितना करता है। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय। क्या पूछ रहे हो सौम्या? सौम्या हो रहा है सुनील, आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, है ना। जो जो कराया जा रहा है उसको रिवाइज, और प्रीवियस ईयर ये काम आप ही को करना होगा, प्रीवियस ईयर जरूर करें जो जो कराया जा रहा है उसके साथ। ठीक है, यू एक्सप्लेन वेरी वेल एंड ग्रेसफुली, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू उमेश। एट लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, जैसे आपके किताब में एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो कुछ सवाल होते हैं बीच बीच में चैप्टर के, वो असेसमेंट एट लर्निंग है, उसी में चल रहा है, वो इन है एक तरह से, पूछा नहीं जाता बट मैंने आपको बता दिया है, इतना सा है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। यूट्यूब पे भी मैं ईएमआरएस को लेके, अलग अलग एग्जाम्स को लेके कुछ कुछ क्वेश्चंस के सेशन कराऊंगी, तो उसकी भी चिंता आप ना करें। चलिए, और वहीं से क्वेश्चन आएंगे भी काफी। टेक केयर, बाय। मतलब आ जाते हैं, फंस जाते हैं।